तो दोस्तों आज हो गया 30 नवंबर 2022। यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। पर खबर शुरू करते हैं उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फापर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। क्या राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच छिड़ा विवाद शांत हो चुका है या फिर एक दिन पहले राहुल गांधी द्वारा दोनों को पार्टी के लिए धरोहर बताने का असर है? आपको बता दें कि मंगलवार को यह सवाल सियासी गलियारों में एक बार फिर तैर उठा है। वजह है सचिन पायलट और अशोक गहलोत की वो तस्वीरें जिसमें दोनों एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अशोक गहलोत द्वारा सचिन पायलट को हाल ही में गद्दार कहा गया था। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा था। जेल में बंद आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन ने ईडी की ओर से दर्ज धन संशोधन मामले में निचली अदालत के जमानत ठुकराने के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। सत्येंद्र जैन ने हाई कोर्ट में दाखिल की गई अपनी याचिका में दलील दी है कि वो गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की स्थिति में नहीं हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मंगलवार को उलेमाओं के एक कार्यक्रम में कहा है कि इस्लाम शांति का मजहब है। उन्होंने कहा है कि अतिवाद और आतंकवाद इस्लाम के अर्थ के खिलाफ है। इस्लाम का अर्थ शांति और कल्याण है। अजीत डोभाल ने कहा है कि इस्लाम शांति का मजहब है जो कहता है कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। यूपी की रामपुर विधानसभा सीट पर इन दिनों उपचुनाव चल रहा है। यहां से 10 बार के विधायक रहे आजम खां को अयोग्य घोषित किए जाने और उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाए जाने के बाद ये उपचुनाव हो रहा है। भले ही आजम खां इस चुनाव में बतौर उम्मीदवार नहीं उतरे हैं, लेकिन चुनाव में वही सबसे बड़े फैक्टर है। इस बीच आजम खां पर सरकार की नज़र टेढ़ी है तो उनके समर्थक भी साथ छोड़ते दिख रहे हैं। इन समर्थकों के साथ छोड़ने पर आजम खान ने तंज कसा है और उन्हें गद्दार बताया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा को लेकर जारी विवाद 67 सालों से जारी है। इसकी गूंज एक बार फिर सुनाई दे रही है। अब आशंकाएं जताई जा रही है कि इस विवाद का असर कर्नाटक में 2023 के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा दोनों ही राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होने से भी मामला सियासी तुल पकड़ता नजर आ रहा है। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ खान की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि पुलिस अधिकारियों की गरिमा की रक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत है। आपको बता दें कि आसिफ खान को कथित तौर पर एक पुलिस अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद शनिवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। अखिलेश यादव से शिवपाल की नजदीकियां बढ़ने के बाद सरकार ने सुरक्षा घटाई तो सपा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। पहले अखिलेश यादव ने, फिर चचा शिवपाल यादव ने भी योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। आपको बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने मंगलवार को कहा है कि भाजपा से यही उम्मीद थी और अब डिम्पल यादव की जीत का अंतर मैनपुरी उपचुनाव में और बढ़ जाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव बुधवार को कुर्नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर महागठबंधन की ओर से जेडीयू प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। उनके साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी भी चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। तेजस्वी यादव ने बताया है कि चुनाव प्रचार के माध्यम से जेडीयू प्रत्याशी की जीत को सुनिश्चित किया जाएगा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि अनियंत्रित जनसंख्या जिस प्रकार से संसाधनों पर दबाव डाल रही है और विकास को बेअसर कर रही है, उसे देखते हुए नीतीश सरकार को भी जनसंख्या नियंत्रण कानून या नीति बनाना चाहिए और इसके राजनीतिक विरोध की नीति पर पूर्ण विचार करना चाहिए। कर्नाटक के मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर की ओर से एक छात्र को कथित तौर पर आतंकी कसाब के नाम से बुलाए जाने पर राजनीतिक जगत से प्रक्रिया आनी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने छात्र से सहानुभूति दिखाते हुए प्रोफेसर के कथित आपत्तिजनक बर्ताव पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि नफरत अमीरों गरीबों से निकलकर निजी विश्वविद्यालयों में चली गई है। हरियाणा के जिला परिषद चुनाव के नतीजे भाजपा के लिए झटके का सबब बने हैं तो वहीं आम आदमी पार्टी को पहली बार एंट्री की राह मिली है। रविवार को आए नतीजों में अंबाला, सिरसा और यमुनानगर जैसे इलाकों में आम आदमी पार्टी ने खाता खोला है, जहां के शहरी इलाकों में भाजपा को हमेशा से अच्छे खासे वोट मिलते रहे हैं। आपको बता दें कि सत्ताधारी दल भाजपा ने अंबाला, यमुनानगर, गुरुग्राम समेत 7 जिलों में अपने सिंबल पर जिला परिषद के 102 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से 22 पर भाजपा को जीत मिली है। वहीं आम आदमी पार्टी ने 15 जिला परिषद सीटों पर जीत हासिल कर उपस्थिति दर्ज कराई है। महाराष्ट्र में खोखे को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को फ्रीज के डिब्बों का खुलासा करने की चेतावनी दे दी है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे लगातार राज्य की सरकार पर करोड़ों रुपए लेकर बगावत करने का आरोप लगा रहे हैं।
अब सीएम शिंदे का कहना है कि किसी के बारे में गलत बातें करने का एक सीमा होता है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि वो अब अपनी सरकार के खिलाफ इतने निचले स्तर के और नुकसान पहुंचाने वाले बयान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को घर खाली करने के लिए 24 घंटों का समय दिया गया है। शनिवार को अनंतनाग के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। खबर है कि उनके अलावा राज्य के कई और विधायकों को भी आवास खाली करने के लिए कहा गया है। रामपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले सपा नेता आजम खां का उनके करीबियों ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले ही आजम खां के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खां शानू ने सपा को छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली थी। अब सोमवार को शाहजेब खां भाजपा में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि शाहजेब को आजम खां का बेहद नजदीकी माना जाता रहा है। वो 1993 से आजम खां से जुड़े हुए थे। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण के खिलाफ दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई पूरी होने के साथ ही हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। वाराणसी की अदालत ने 8 अप्रैल 2021 को एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया था। इसी के खिलाफ इंतजामिया कमेटी और सुन्नी वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट पहुंचा था। दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले ऑल इंडिया मुल्क इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए इसे छोटा रिचार्ज बताया है। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मुसलमानों को बदनाम किया और वो 2013 के नरेंद्र मोदी है। आपको बता दें कि 4 दिसंबर को होने वाले एमसीडी चुनाव में सीलमपुर से एमआईएम के प्रत्याशी का प्रचार करते हुए ओवैसी ने रविवार को आरोप लगाया कि फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान अरविंद केजरीवाल गायब हो गए थे। संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार की नजर डाटा संरक्षण विधेयक सहित करीब 1 दर्जन विधेयक पारित कराने पर है, लेकिन विपक्ष की तेवर देख लगता नहीं है कि सदन में उसकी राह आसान होगी। विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में राज्यपालों की कथित हस्तक्षेप, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, महंगाई, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। गुजरात चुनाव में मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे नेताओं के बयान भी तल्ख होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दिल्ली का एक नमूना आया है जो कि आतंकवाद का समर्थक है, क्योंकि उसे सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने वाली भारतीय सेना की बहादुरी पर संदेह था। आतंकवाद और भ्रष्टाचार इनके जिन्स का हिस्सा है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि यदि गंदी गाली गलौज, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और गंदी राजनीति चाहिए तो भाजपा को वोट दे देना। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पूरी उदारता से और बिना किसी भेदभाव के बिहार के ढांचागत विकास के लिए लाखों करोड़ रुपए की योजनाएं लागू कर रही है, लेकिन राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल है। आपको बता दें कि रविवार को बयान जारी कर सुशील मोदी ने कहा कि वित्त मंत्रियों की बैठक में बिहार सरकार ने केंद्र से 20,000 करोड़ के पैकेज की मांग की, जबकि वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य को 1.5 लाख करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अयोध्या को करोड़ों की सौगात दी। उन्होंने यहां करोड़ों की लागत की 46 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद राजकीय इंटर कॉलेज में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले बिजली आती ही नहीं थी, अब स्थिति यह है कि बिजली जाती ही नहीं है।